खुशामदीद, आदाब आप सबको हमारी तरफ से। और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। आज का सलाम जेके लेकर आपका मेज़बान इशफाक गौहर हाजिर खिदमत है। आज हफ्ते का पहला दिन है, 13 तारीख फरवरी के सन 2023 है। उम्मीद है कि आप बखैरियत होंगे और आप को जिस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि सुबह सुबह आपके सामने हम आए और आपको ख़बरों, तज्ज़ियों और तबसरों से बाखबर करें। तो आज इस प्रोग्राम को उसी तर्ज पर और उसी नवीयत से आगे बढ़ाते हैं जो इसका तय फॉर्मेट है कि थोड़ी सी खबर होगी, थोड़ी सी तज्ज़िया होगा, थोड़ा सा तबसरा होगा और कुछ बात आपकी भी होगी। यानी तीसरे पड़ाव पर हम आएंगे 9:40-42 के बाद। तो फटाफट से हमारी फ़ोन लाइन्स खुलेंगी। उस वक्त आप कॉल करते हैं, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाते हैं इस उम्मीद के साथ कि इदारे जो है वो आपकी बात को सुने, मसाइल का हल निकालें। क्योंकि मसाइल की बात चली है तो कुछ मसाइल बड़े इंपॉर्टेंट है जी, जिनको लेकर हुकूमत का एक मौक़िफ़ है, हुकूमत की कोई बात आई है और कुछ फैसले दिल्ली से हुए हैं, उस पर भी थोड़ी सी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में करेंगे। कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की बात भी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे और इंतखाबी जो मामलात चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो बॉल घूम रही है वो किस कदर जा रही है, कहाँ पर जा रही है, सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ कह रहा है, इस पर आज बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप हमारा साथ देंगे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर भी, जहाँ पर लगातार हमारी ट्रांसमिशंस जारी रहती हैं पूरे दिन और पूरी रात। यानी वहाँ पर 24/7 आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं। तो अगर आप टीवी पर मिस कर रहे हैं कभी भी आपका कोई भी प्रोग्राम, तो आप फटाफट से हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर आएंगे, जहाँ पर आप अपने मनपसंद प्रोग्राम को, खबरों को, तज्ज़ियों को, तबसरों को दोबारा भी देख सकते हैं। फिलहाल करते हैं प्रोग्राम का आगाज। चूंकि आज 13 तारीख है फरवरी की, तो माजी में 13 तारीख को फरवरी में क्या कुछ हुआ था बताएंगे मेरे साथी आसिफ रशीद। दिल्ली स्टूडियो में इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। जी आसिफ, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का इस्तकबाल है। आप सबका प्रोग्राम सलाम जेके में नई प्रोग्राम, नई सुबह और प्रोग्राम के नई शुमारे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। तो कोशिश आज भी रहेगी कि मुख्तलिफ मौज़ूआत या खबरें इस प्रोग्राम में आपके सामने रखें। अपडेट्स आइंदा 24 घंटों में क्या कुछ होने वाला है उस पर भी हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे। आज के दिन की खास बात क्या है, माजी में कौन से ऐसे अहम वाकयात हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। 1931 में आज के दिन नई दिल्ली को हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत करार दिया गया। नेशनल कैपिटल जो मौजूदा वक्त में है नई दिल्ली, यह आज के दिन भारत की नेशनल कैपिटल करार दी गई। 1968 में साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी ऑल इंडिया जनसंघ के सदर मुंतखब हुए आज के दिन 13 फरवरी 1968 को। साल 2004 में आज ही के दिन 19 बरस कबल दुनिया का सबसे बड़ा हीरा दरियाफ्त हुआ नीदरलैंड के अंदर और बाद में जाकर इसे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक भी घुमाया गया। लेकिन 2004 में आज के दिन ये तारीख बनी थी। 1966 में यूनाइटेड सोशलिस्ट स्टेट्स ऑफ रशिया यानी यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी आप कहते हैं, जिसने मशरकी कजाकिस्तान में जौहरी तजर्बा किया। न्यूक्लियर वेपन्स के टेस्ट 13 फरवरी 1966 को किए गए आज के दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1920 में स्विट्जरलैंड लीग ऑफ नेशंस में शामिल हुआ। 13 फरवरी 1920 को 100 बरस मुकम्मल हो गए हैं। 1911 में आज ही के दिन मशहूर शायर फैज अहमद फैज की पैदाइश हुई। उनकी खिदमत, अदबी खिदमत को याद किया जा रहा है। उर्दू के लिए बिलखुसूस जो उनकी खिदमत हैं और फारसी के लिए, उस पर आज मेहमान मुख्तलिफ तकारीब के जरिए अपनी अपनी राय रखेंगे और फैज अहमद फैज को याद किया जाएगा। 1861 में अब्राहम लिंकन रियासत-ए मुत्तहिदा अमरीका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आज के दिन सदर मुंतखब हुए थे। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक 13 फरवरी 1861 में 16वें सदर वो अमेरिका के बने। इसके अलावा 1668 में हस्पानिया ने पुर्तगाल की आज़ादी को तस्लीम किया, जो कई बरसों तक नहीं हुआ था। बिलाखिर 1668 में 13 फरवरी को अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज के दिन हस्पानिया ने फैसला लिया कि वो पुर्तगाल या पोर्चुगल की आज़ादी को तस्लीम करें। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में बस इतना ही, लेकिन प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ेंगे और खबरों की तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। तो जहां पर टेलीविजन स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, इसके अलावा आप हमें ऑफिशियल वेबसाइट पर भी खबरों के ताल्लुक से आप अपडेट्स ले सकते हैं। दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी है, वहां पर भी अपना अपना ओपिनियन साथ साथ दीजिएगा और ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह रखेंगे। इसके अलावा कोशिश हमारी ये भी रहेगी कि वक्फे वक्फे से जो नशरियात रहती है वहां पर भी आपके कमेंट्स, आपकी सवाल, जो राय, आपके सवाल हैं वो भी साथ साथ बीच बीच में ले और आपकी बात का भी जवाब हासिल करने की कोशिश हो। तो प्रोग्राम का आगाज करेंगे जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद।
चलिए जनाब, अब ज़रा ख़बरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात करते हैं जी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ की। कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ कुछ प्रोटेस्ट पर है, कुछ लोगों ने वापस अपने दफ्तरों में ज्वाइन भी किया है। इस बीच आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने मुच्छी के अंदर दौरा किया था और एक कैंप के दौरान उन्होंने कश्मीरी पंडितों से गुफ्तगू की थी, जिस दौरान महाशिवरात्रि पर उनकी तनख्वाहों को वागुजार करने का मामला भी सामने रखा गया था। तो खबर अब सामने ये आ रही है कि सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का फैसला ले लिया है कि प्राइम मिनिस्टर पैकेज एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरियां रुकी पड़ी हैं उनकी सैलरियों को वागुजार किया जाए। और उस सिलसिले में एचओडीज जो हैं, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर जारी कर दिए गए। लेकिन इसमें इफ एंड बट्स वाला ही ऑर्डर है जी। इस ऑर्डर के तहत यह कहा गया कि सभी कंसर्न एचओडी से यह कहा गया है कि वो रिलीज करे सैलरी उन तमाम वज़ीर-ए-आज़म पैकेज और अदर माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ के जिन्होंने अपनी ड्यूटियां दोबारा रिज्यूम की है कश्मीर सूबे के अंदर। और ये जो इंटरवेनिंग पीरियड इसमें था, इसको विदाउट गैप लिया जाए और स्पेशल मेजर्स एडजस्टमेंट की जाएगी इस हवाले से, ताकि महाशिवरात्रि पर उनकी तनख्वाहें ना रुके। यानी जो लोग वापस चले गए थे और बीच में एहतजाज के दौरान उनकी ड्यूटियों में वो गैप आया था, उस गैप को भी देखा गया कि जनाब उसे ख़त्म किया जाए और जो लोग आए हैं उनको तनख्वाहें जो है वो वागुजार की जाए। यानी जो बीच वाला महीने, 2 महीने वाला या 3 महीने वाला गैप था, उसको ख़त्म करने की बात जो है वो कही गई है। इंटरवेंशन पीरियड विदाउट गैप को लिया जाए और स्पेशल मेजर्स एडजस्टिंग द पीरियड जो कहा गया है इसमें, चूंकि अब महाशिवरात्रि आगे, इसको ध्यान में रखते हुए ऑर्डर इशू कर दिया गया जी। उस वक्त जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने सभी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी से ये कहा था कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले जी और फर्निश करे एक्शन टेकन रिपोर्ट डायरेक्टली टू गवर्नर सेक्रेटरीट 14 जनवरी से पहले, ताकि बाज़ाब्ता तौर पर एक हुक्मनामा जारी हो सके और महाशिवरात्रि पर उन तमाम मुलाजमीन के लिए तनख्वाहें वागुजार की जाए जिनकी तनख्वाहें वाजिबुल अदा है। एम्प्लॉयज़ जो लगातार डिमांड कर रहे थे, ट्रांजिट कैंप्स के अंदर जो रह रहे थे, उनका ये मुतालबा भी है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर रखा जाए, ना कि दूर दराज इलाकों के अंदर रखा जाए। वो उनकी अलग एक डिमांड्स है। कुछ लोग जम्मू के अंदर है वो इस बात की वकालत कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि रिलोकेशन हो जी, हमें बिल्कुल वापस लाया जाए। और कुछ लोग वापस भी चले गए हैं जो अपनी अपनी ड्यूटियों पर तैनात है। तो इस बीच जो चले गए हैं उनका जो बीच वाला पीरियड था उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। और जो लगातार पिछले 2-3 दिनों से बातें हो रही थी कि जनाब इतना बड़ा दिन है जी, महाशिवरात्रि आने वाली है, इस पर तनख्वाह अगर ना दी जाए तो इंतहाई गलत करती थी, तो यहाँ पर तो असल सैलरी भी नहीं मिल रही है। तो अब उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह फैसला लिया है कि सैलरियां दी जाएंगी, लेकिन उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर क्राइटेरिया फिक्स कर दिया गया कि किन लोगों के लिए होगी और जिनका बीच में टाइम गैप रहा है उसको भी एडजस्ट करने की बात जो है वो सामने रखी जा रही है। मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर उन मुलाजमीन के लिए जो फिलहाल जनाब कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ माइग्रेंट वाले हैं या वो दूसरे पीएम पैकेज वाले एम्प्लॉयज़ हैं, दोनों के लिए खबर जो है वो सबसे बेहतर है। इस खबर के बाद जनाब आते हैं दूसरी बड़ी अहम खबर की ओर और बात करते हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज का दिन इंतहाई अहम दिन है। तस्वुर किया जा रहा है क्योंकि आज उस बड़े मामले पर एक फैसला आएगा जिस फैसले का इंतजार जम्मू कश्मीर की आवाम को पिछले कई दिनों से था। जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी का मामला आज हतमी फैसले के लिए आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। थोड़ी देर पहले जो एडवोकेट मुजफ्फर खान साहब हैं, जो इस पूरी हदबंदी वाली मामले के वकील भी है, उनका मानना है कि उन्हें उम्मीद है कि आज तकरीबन 11 बजे तक ये पूरा मामला जो है वो समाअत मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपनी बात जो है सामने रखेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अदालत उज़्मा आज सोमवार को अपना फैसला सुनाएगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात से कबल असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी के मामले के बाद
मामला सुनवाई के लिए अदालत उज़्मा पहुंच गया था और अदालत उज़्मा में जब यह मामला पहुंचाया गया था तो 2 अर्जियां इसमें इकट्ठी थी। एक हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मच्चू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, जिसमें जम्मू कश्मीर में असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी के मामले पर हदबंदी को चैलेंज किया गया था। ख्याल रहे कि 6 मार्च सन 2020 को मरकजी वजारत कानून व इंसाफ महकमे कानून साज ने हदबंदी एक्ट 2002 की दफा 3 के तहत इख्तियारात का हवाला देते हुए इस्तेमाल में एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जज रिटायर्ड रंजना प्रकाश देसाई के साथ एक हदबंदी कमीशन तश्कील दिया गया था। दरख्वास्त गुजार ने अर्जी में मुतालबा किया था कि आइन की आर्टिकल 170 के तहत अगली हदबंदी की मशक 2026 के बाद ही की जाएगी और जम्मू कश्मीर में हदबंदी के अमल को नाफिज करना सिर्फ मनमानी है बल्कि आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ भी है। अर्जी में यह भी लिखा गया था कि कमीशन की नोटिफिकेशन और कमीशन ने जिस तरीके से काम किया है वो बुनियादी अगराज व मकासद जो इसके हैं उसको पूरा नहीं कर रही है और बुनियादी कवायद ज़वाबित को भलाई ताक रखा गया है। 2 अर्जियां थी, दोनों पर समाअत हुई है और उम्मीद यह लगाई जा रही है कि आज इस पर फैसला आ सकता है। अब हदबंदी कमीशन का कानून आप देखिएगा, कानून में कहीं जगह पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है, कानून में कहीं जगह पर इस पर आवाज नहीं उठाई जा सकती है एक्सेप्ट कि आप कमीशन के पास ही दोबारा जाए जब वो बना जाए। तो अब यह सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है, देखना होगा कि आज क्या कुछ फैसला आता है। अगर यहां पर फैसला आता है जी अर्जी गुजार के हक में तो सियासत कुछ अलग होगी और अगर ये स्टेट के हक में फैसला आता है तो फिर भी सियासत गर्माहट के साथ आज आप पूरे दिन देखेंगे और जब भी ये फैसला आएगा आपको जरूर हम अपडेट करेंगे। हमें उम्मीद है कि 11 बजे तक लगभग सुप्रीम कोर्ट से आज इस मामले पर हतमी बात जो है वो रखी जाएगी, क्योंकि असेंबली और पार्लिमानी हलकों की हदबंदी को चैलेंज करने वाली अर्जी का मामला आज सुप्रीम कोर्ट में हतमी फैसले के लिए सामने रखा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात जम्मू कश्मीर की हो रही है, अदालतों की हो रही है, तो अदालतों के अंदर तब्दीलियां भी हुई हैं। अब पिछले 24 घंटों के दौरान जो अहकामात सादिर किए गए हैं उसमें हमने देखा कि जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के 4 हाई कोर्ट्स को नए जजेस मिले हैं, नए जजों की तकर्री हो गई है और 4 हाई कोर्ट्स में जम्मू कश्मीर और लद्दाख का कॉमन हाई कोर्ट भी शामिल है और इस तरीके से जस्टिस NK सिंह जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस मुकर्रर किए गए हैं। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब मरकजी वजारत कानून की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई और खुद मरकजी वज़ीर कानून किरण रिजिजू की तरफ से ट्वीट करके 4 जजों के नाम और ये तस्वीर आपके सामने जो जम्मू कश्मीर के नए चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस N कोटेश्वर सिंह जो कि सीनियर जज हैं और गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन अब इनको नई जिम्मेदारी यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के अंदर मिली और इनके साथ साथ दीगर 3 लोगों के नाम भी सामने आए। जो तस्वीर आपके सामने है, एक नए जो जस्टिस हैं जिनको जम्मू कश्मीर का नया जज बनाया गया है, इसके साथ साथ दीगर 3 लोग जिनको नई जिम्मेदारियां मिली हैं और खुद वजारत कानून की जानिब से इसका नोटिफिकेशन की तस्वीर भी ट्विटर पर ऑफिशियल हैंडल पर शेयर कर दी गई है। दीगर 3 नाम जो हैं इनमें जस्टिस सोनिया गिरधर गोकांकी हैं जो कि बहुत ही सीनियर जजों में इनका शुमार होता है। इनको गुजरात के अंदर नई जिम्मेदारी मिली है, बतौर जज इनकी तकर्री हुई है। इसके अलावा जस्टिस जसवंत सिंह उड़ीसा हाई कोर्ट के अंदर इनको त्रिपुरा के अंदर नई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि असम के अंदर गुवाहाटी में अब तक अपनी खिदमत अंजाम देने वाले जस्टिस N कोटेश्वर सिंह जिनको जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया है और सरकारी तौर पर इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। चलिए जनाब, अब जरा इस नोटिफिकेशन के बाद एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं और बात करते हैं सोशल ऑडिट की। और ये सोशल ऑडिट का मामला जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर है और पिछले कई महीनों से लगातार हम सुन रहे थे कि सोशल ऑडिट किया जाएगा और कई जगहों पर ये ऑडिट नहीं हो पा रहा है, जिसके बाद सोशल ऑडिट रिकवरी परफॉर्मेंस पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया काफी मुतहरिक हुई है और नॉन कंप्लेंट्स ऑफ ऑर्डर के सिलसिले में ACDs और BDOs के नाम खत जारी करते हुए कहा गया कि जो लोग सोशल ऑडिट रिकवरी परफॉर्मेंस में लैतुल हल से काम करेंगे, अब ये पैसा जो है
जिसको लेकर शिकायतें बहुत ज्यादा है, ये एसीडीज और बीडीओ से रिकवर किया जा सकता है। साथ साथ ये भी साफ कर दिया गया है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो इंतजामी अमूर के इंतजामी सेक्रेटरी को भेजा जाए। सेक्शन 17 महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट MGNERA के तहत ये मैंडेट सोशल ऑडिट का है जी, जिसमें सभी कामों को जो काम एग्जीक्यूट किए गए हैं इस स्कीम के तहत उनका सोशल ऑडिट किया जाए, रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि क्या सही तरीके से ये काम हुए हैं और क्या सही तरीके से इसकी मनसूबाबंदी और पैसे दिए गए। तो इसमें काफी शिकायतें जम्मू कश्मीर के हवाले से आई थी और फिर जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने यह फैसला लिया था कि जो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ है यानी खर्द बर्द हुआ है तकरीबन 352 कामों के अंदर, इसमें सोशल ऑडिट किया जाए। और मैक्सिमम केसेस जो हमारे पास सामने भी जो खबर सामने आ रही है नगरोटा ब्लॉक से है, उसके बाद डोडा है, उसके बाद गुलबर्ग ब्लॉक है, कुलगाम का एक जिला कुलगाम का एक ब्लॉक है, दिवसर का ब्लॉक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें थी कि जनाब सही तरीके से काम नहीं हुआ, इसलिए सोशल ऑडिट होना चाहिए। जब ये सोशल ऑडिट की बात हुई, काम हुआ नहीं, तो हुकूमत ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है और एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ साथ एसीडीज और वीडियोज के नाम इंतबा भी जारी कर दिया गया है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, फैसल रियाज हमारे साथ इस पूरी खबर पर है। फैसल, देही तरक्की का मामला है और मनरेगा की स्कीम को लेकर पिछले कई सालों से लगातार शिकायतें हैं। कहीं पर यह शिकायत है कि मनरेगा का काम किया गया, पैसा नहीं दिया जा रहा, और कहीं पर यह शिकायत है कि बुनियादी ढांचे को जिस तरीके से मुस्तहकम बनाया जा सकता था मनरेगा के तहत उसे नहीं किया गया, मनमानी की गई। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो शिकायतें आई हैं और जिन शिकायतों का देखा गया तो वो तकरीबन जो इब्तिदाई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो 2019-20 के हवाले से यह है कि कहीं 100 शिकायतें हैं जी जिनका अजाला करना है और जिनके अजाले को लेकर अभी तक भी कोई भी संजीदा कदम नहीं उठाया गया। तकरीबन 350 से भी ज्यादा शिकायतें सिर्फ सूबा कश्मीर के हवाले से अगर देखा जाए। जो MG नरेगा है उसके सेक्शन 17 इस बात की अक्कासी करता है, इस बात का मैंडेट देता है कि जो भी काम इस स्कीम के तहत होता है उसका एक रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, उसका एक ऑडिट होना चाहिए कि जो पैसा सरकार देती है गांव में काम करने के लिए, खासकर जो आप हायर रीच से या गांव देहात है वहां पे काम करने के लिए, उनका एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। यानी जो भी काम हुआ उसके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाए, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो चेक किया जाए, और अगर किसी तरह की कोई मिस अप्रोप्रिएशन फंड की होती है तो उस चीज को रिकवर करना है। तो ये बात भी सामने आई थी कि जम्मू कश्मीर में जो रिकवरी रेट है वो बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। अगर बाकी स्टेट्स में जो सोशल ऑडिट होता है तो वहां पे जो रिकवरी फंड्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसा कुछ होता है। जिस तरह से आपने खुद ही कहा कि करीबन 1600 केसेस की ऑडिट हुआ था, तो उसमें से करीबन 350 ऐसे केसेस है जहां पे मिस अप्रोप्रिएशन पाई गई, यानी जहां पे धांधली इन फंड्स की हुई थी। तो एक रिव्यू मीटिंग भी होती है जिसमें कमिश्नर सेक्रेटरी RDD एंड पंचायत मनदीप कौर इस बात को तस्दीक करती है कि इस तरीके से हुआ है। उसके बाद ऑफिसर्स को वो है स्ट्रिक्टली इस बात पर अमल करने का ऑर्डर देती है कि जो भी सोशल ऑडिट हुआ है या जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आए हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन सोशल ऑडिट यूनिट ने दिया है, या चाहे वो फंड्स के हवाले से हो या काम अच्छे तरीके से जो कुछ भी ऑब्जर्व इस टीम ने किया है उस का एक एक्शन प्लान बनाया जाए था, उसको अपलोड किया जाए। और अगर आप जो जिन फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन हुई है, जिन फंड्स की धांधली हुई है, उस फंड की आप रिकवरी भी कीजिए। और अगर आपने रिकवर नहीं कर पाए तो वो रिकवरी जो है वो पैसा जो है आपकी सैलरी से जो है डिडक्ट होगा। खास करके बीडीओ के लिए यह हुक्मनामा है कि ये जो रिकवरी है ये बीडीओ को करनी है, यानी जो सोशल ऑडिट यूनिट है, यानी जिसमें खासकर विलेज रिसोर्स पर्सन है और वो लोग हैं जिनके लिए काम किया जा रहा है, यानी कि जो आम लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो इसमें होंगे और कुछ इलेक्टेड पर्सन भी होंगे और विलेज रिसोर्स पर्सन होंगे जो कि ऑडिट करेंगे, जो कि बिल्स देखेंगे, काम का डॉक्यूमेंट्स देखेंगे और जो फंड्स आया है वो भी देखेंगे, और साथ साथ जो खर्चा हुआ है वो भी बाकायदा तौर पर एग्जामाइन करके एक रिपोर्ट बनानी है जो कि फिर वीडियो को अपलोड करनी है। और उसके बाद चलिए बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ फैसल ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल सीरियस नोट लिया है जी कमिश्नर सेक्रेटरी
गवर्नमेंट रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उसमें ये सभी जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स है, एससीडीज है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स है, उनको कहा गया कि अपलोड करें जी एक्शन टेकन रिपोर्ट और तमाम ऑब्जर्वेशंस के साथ सोशल ऑडिट वाला 2019-20 की, और जो लोग नहीं करेंगे उनके खिलाफ ज़ब्त के तहत कार्रवाई होगी। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर आप मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की बात करें तो तकरीबन 352 केस है, 352 केसेस है, और उन केसेस की जब आप सोशल ऑडिटिंग की बात कर रहे हैं तो अभी तक उसमें रिकवरी जो हुई है वो तकरीबन 60 लाख की रिकवरी हुई है। इसमें सोशल ऑडिट का ये फायदा कि आपने ऑडिट तो किया लेकिन पैसा भी रिकवर होता, तो तकरीबन 60 लाख के करीब पैसा जो है वो वापस खजाने में भी आया है। मैक्सिमम नंबर जो केस रिपोर्टेड किए गए हैं जी अभी तक वो है ब्लॉक नगरोटा 21 केस है, उसके बाद बल्ला ब्लॉक डोडा के अंदर 17 है, चंगा ब्लॉक डोडा के अंदर और गुलबर्गा ब्लॉक रियासी कुलगाम के अंदर 16 केसेस है जी, अरनाज ब्लॉक के अंदर 11 है, दिवसर ब्लॉक के अंदर 12 है। तो ये मोटा मोटा फिगर है जो हमारे हाथ लगा है और हमने आपके साथ दे दिया है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी पंचायती राज की तरफ से कहा गया है कि ये सोशल ऑडिट और रिकवरी के साथ अपलोड किया जाए जी सिस्टम के अंदर। हम देखते हैं जी आज 13 तारीख या 15 तारीख तक कितना लोग जिसमें सिस्टम पर काम करते हैं और 15 तारीख को आपको इसका जरूर फॉलो अप और बैकग्राउंड में भी खबर बताएंगे। अब आसिफ रशीद आपको बताएंगे कि अय्याम में सर्दी चल रही है और जहां दिल्ली के अंदर भी ठंडी हवाएं चल रही है, वहीं पर वादी कश्मीर के अंदर बरसात भी हो रही है, बर्फबारी भी हो रही है और मौसम का मिजाज भी बदला है। और उस बदलते मौसम के मिजाज के बीच जहाज़ों की आवाजाही पर भी फर्क पड़ रहा है और काफ़ी दिनों से कुछ चीज़ें बेहतर करने की उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन शायद कुछ और इंतज़ार करना होगा। बिल्कुल एक अहम मंसूबे के तहत काम श्रीनगर हवाई अड्डे पर जारी है और उम्मीद की जा रही है और अब जो आहिस्ता आहिस्ता चीजें दुरुस्त करने की कोशिश है कि कम अगर विजिबिलिटी है या हद निगाह बिल्कुल कम है, जहां पर परवाजें उड़ान नहीं भर सकती थी, मुश्किलात आती थी, वो शायद सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो, क्योंकि खुद अथॉरिटीज कहती हैं जो कैट सेकंड आईएलएस का जो एक नया सिस्टम मुतारिफ कराने की कोशिश थी, नया फंक्शन है जो श्रीनगर हवाई अड्डे पर जिसका काम अभी भी चल रहा है, जून 2023 में तवक्को की जा रही है कि यह काम मुकम्मल हो जाएगा। अब ये सिस्टम जब मुकम्मल होगा तो इससे एक चीज कम से कम परेशानी जो है दूर हो सकती है। टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इसमें फायदा लिया गया है। आज के वक्त में इस सिस्टम से पूरा एयरपोर्ट एक तरह से अपग्रेड हो जाएगा और दूसरा, कई बार आप देखते हैं कि हल्की बर्फबारी या बारिश की वजह से लो विजिबिलिटी में परवाजें उड़ान नहीं भर सकती है, ताखीर का शिकार होती हैं या फिर शेड्यूल चेंज कर दिया जाता है। वो सिलसिला, उससे निजात पाने के लिए ये सिस्टम जो कैट सेकंड आईएलएस कहलाता है और आज के वक्त में इंतजामिया के मुताबिक श्रीनगर हवाई अड्डे पर जो काम अभी हाथ में लिया गया है, तामीराती काम, ये तकरीबन जून यानी निस्फ महीने इस साल के गुजरेंगे तो तब तक ये उम्मीद है कि काम मुकम्मल हो जाएगा। और अभी तक जो कैटेगरी 1 के तहत जिसमें काम ऑलरेडी हाथ में लिया गया था, वो इस वक्त जो एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके तहत काम चलता है श्रीनगर हवाई अड्डे पर, लेकिन ये उसका दूसरा हिस्सा एक तरह से होगा। अगर ये होता है तो फिर कम हद निगाह में भी परवाजें चल सकेंगी। सैयद इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, क्या मजीद अपडेट्स हैं इस हवाले से? तवक्को की जाए कि जून के बाद ये परेशानियां दूर हो जाएंगी, शेड्यूल फ्लाइट्स का चेंज होना या फिर लो विजिबिलिटी में परवाजों का श्रीनगर ना पहुंच पाना या श्रीनगर से ना उड़ पाना? देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं आसिफ, आईएलएस को लेकर इंटेलिजेंस लैंडिंग सिस्टम जो है जिसे आईएलएस कहा जाता है या कैट सिस्टम कहा जाता है, ये पर्टिकुलर जो है खास तौर पर लैंडिंग या टेक ऑफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि आप मौसम के हवाले से मामलात बिगड़ जाते हैं। वादी कश्मीर की इकॉनमी को लेकर मैं बात करूं तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर आप आईएलएस की बात करेंगे, जिस तरीके से वाइल टेकिंग लैंडिंग टेक ऑफ जो फ्लाइट्स मैक्सिमम कैंसिल होती है, तो उसमें आप देखिए टूरिज्म का कितना बड़ा इंपैक्ट है। जो टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें उसकी जो इकोनॉमी है वो काफी फॉल डाउन हो जाती है, खासतौर पे विंटर्स को लेकर। ये आईएलएस कैट सिस्टम जो है इसके बारे में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जून में आप इसको सेकंड लैंडिंग स्पेस पर जी हाँ इंक्लूड किया जाएगा और उसे काफी फायदा भी मिलेगा। इस तरह की बातें आसिफ पिछले 3 साल से चल रही है और मुझे याद है गवर्नर साहब और मैंने अक्सर इस प्रोग्राम में यही बात की है, खास तौर पर जबकि विंटर्स थे या जबकि बर्फबारी होती थी और आईएलएस की बात चलती थी, कैट सिस्टम की बात चलती थी। अब ये सारी चीजें इंक्लूड की जाएगी, इसके बाद इजाफा होगा और धीरे धीरे ये मामला ठीक हो जाएंगे। मगर देखा जाए तो तकरीबन आज तीसरा साल है और तीसरे साल को लेकर अब यही बात फिर से दोहराई जा रही है कि आईएलएस या कैट सिस्टम सेकंड को जो है वो अब लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी फायदा मिलेगा। मगर जहां तक अभी भी सुनने में आया कि पार्लियामेंट की एक जो कमेटी है उसने तश्कील दिया है, खासतौर पर जोर दिया इस
बात को लेकर कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीर के लिए। कश्मीर वादी कश्मीर की एक ऐसी मतलब जो एक खूबसूरती डेस्टिनेशन है सियाहत को लेकर, इसका काफी ज्यादा इजाफा जो है स्पेशली अगर देखें तो विंटर्स में दिखाई देता है, जब यहाँ पे स्नोफॉल रहती है। स्नोफॉल में मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ आना जाना पसंद करता है क्योंकि स्नोफॉल में उसकी स्नोफॉल एक्टिविटीज जुड़ती है। तो इस बीच अगर देखें तो कई सारे मामला हमने देखा, पिछले बारी जो बर्फबारी हुई उसमें कैंसिलेशन, फ्लाइट कैंसिल हुई, उसके बाद टूरिस्ट मैक्सिमम नाराज रहा। उनका मानना है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब ये नहीं कि आप वहां पे प्रायोरिटी लॉन्जेस रखेंगे या फूड कोर्ट्स रखेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मतलब हो गया कि आपके पास इंटरनेशनली फैसिलिटीज कितनी ज्यादा एक्लेम्ड है, खासतौर पे रनवे को लेकर, खासतौर पे फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग स्पेस को लेकर। तो ये सारी चीजें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिस्कस करनी है और अब ये सारी चीजें डिस्कस की गई है जून को लेकर, साल 2024 के मामला को लेकर कहा जा रहा है कि अगले साल तक ये सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएगी। उसके बाद जरूर देखने वाली बात होगी कि अगर ये लगता है अगर ये सेटल डाउन हो जाता है तो जरूर फायदा मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा मौसमी हालात में इस टेक्नोलॉजी का सहारा लेना क्या वाकई में तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगा? क्योंकि बाकी एयरपोर्ट्स के या बाकी एरियाज या बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले टोपोग्राफी या जियोग्राफिकली हम देखें तो श्रीनगर जरा मुख्तलिफ है, मौसमी हालात भी मुख्तलिफ होंगे, चैलेंजेस ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। मैं दोबारा से आपका सवाल सुनना चाहूंगा, थोड़ा आवाज कट रही है। जिस हिसाब से श्रीनगर के अंदर इस टेक्नोलॉजी का ILS का सहारा लेने की तैयारी है या होने जा रहा है, क्या तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेगी अथॉरिटी उस वक्त जब शदीद मौसमी हालात का भी सामना एयरपोर्ट अथॉरिटी के सामने रहता है, श्रीनगर के अंदर स्पेशली? बहुत ही बेहतरीन सवाल किया आपने। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंजिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए, क्योंकि मौसमी हालात के मामलात को लेकर पिछले 2 साल से यह बात चल रही है। तभी मैंने आपसे पहले कहा कि इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है और इसके बारे में इंप्लीमेंटेशन जो है अभी तक नहीं हो पाई है। अब फिर से खबर आ रही है कि सेकंड ILS जो है वो तकरीबन जून 2023-24 में होगा। जरूरी बात है, इसका इंपैक्ट, इसका इंप्रेशन और खासतौर पर ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बीच मौसम के मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें लग जाता है तो मौसमी मामलात को लेकर आप देखिए कितना फायदेमंद होगा। खासतौर पर यही तो है कि जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या खासतौर पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को लेकर आप देखिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स में अमेरिका, US, कितने बड़े बड़े कंट्रीज में जब बर्फबारी होती है तो वहां पर उस बर्फबारी का सामना जो है बड़े कैट सिस्टम्स और ILS जो है वो मुकाबला कर लेते हैं। यहाँ थोड़ी सी बर्फबारी हो जाती है, इरफान ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल हमारे पास जो है जी वो इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम 1 है, यानी कैट 1 हमारे पास है, जबकि मुल्क के दीगर एयरपोर्ट्स पर कैट 2 लग चुका है। कैट 3 का भी बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लेटेस्ट होप्स हो अब हम कैट 1 से कैट 2 की ओर जा रहे हैं। डेडलाइन दे दी गई है कि जुलाई अगस्त तक ये पूरा तैयार हो जाएगा। लेटेस्ट होप्स हो कि ऐसा हो, और उससे जो विजिबिलिटी का मामला है, कल भी हमने देखी कि हल्की बर्फबारी हुई तो श्रीनगर के अंदर परसों परवाज़ों को ताख़ीर से आना पड़ा, बल्कि बहुत डिले भी होने के साथ साथ कुछ फ़्लाइटों को कैंसिल करना। वो वजह यह कि जब 500-600 मीटर की सिर्फ विजिबिलिटी होगी तो उसमें आपने टेक ऑफ करना, लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो अगर ये गैजेट्स लगे हों तो ज़मीन पर एक रास्ता दिखता है कि कहाँ पर हमने उतरना है, कितना टो करना है, क्या कुछ करना है। टेक्निकली ये दोनों गैजेट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। चलिए अब ज़रा बात करते हैं मौसमियात की, क्योंकि मौसमियात की बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट है और माहौलियात की बात करना बड़ी इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। दोनों जगहों पर जो कुदरती ग्लेशियर्स हैं, हमारे बर्फ़ के फलकबोज पहाड़ियाँ जो है हमारे यहाँ बर्फ़ का जो ख़जाना हमारे पास रहता है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघलना शुरू हो गया है। थजवास से लेकर दीगर ग्लेशियर्स की जब हम बात करते हैं तो ये पिघलना शुरू हो गए हैं, और माहिरीन का मानना है कि अगर फरवरी के वस्त में इस तरीके का माहौल है तो आने वाले दिनों में मज़ीद पेचीदगियाँ देखने को मिलेंगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो बर्फ के पहाड़ जिस तेजी के साथ पिघल रहे हैं, एक दिन ऐसा भी होगा कि ये हमारे पास नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की माहौलियाती तबाही और जिस तरीके का माहौलियाती मिजाज इस वक्त बढ़ रहा है। 23% एरिया जो 1962 के अंदर एक मॉनिटर किया गया था कोलानी ग्लेशियर्स के नाम से, वो बहुत ज़्यादा पिघल चुका है, आहिस्ता आहिस्ता करके पिघल रहा है। और साफ ये हो रहा है कि जिस तरीके से वो पिघल रहा है
देखिए गर्मी की शिद्दत कितनी बढ़ रही है, इन इलाकों के अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस कितना बढ़ रहा है, और इन इलाकों से जो लगातार खबरें आ रही हैं उसकी सदाकत कितनी है, वो आपको इस छोटी सी मिसाल से पता लग गया होगा। क्योंकि यह मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीधे श्रीनगर चलेंगे, हमारे साथ हमारे साथी हिलाल हांजुरी भी ज्वाइन करेंगे। हिलाल, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, जब हम माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं तो आबी पनाहगाहों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से काम करना होगा, और कुदरत के इन शाहकार जो हमारे जो बर्फ़ है और बर्फ़ जो फ्रीज होती है ऊपर वाले इलाकों के अंदर और फिर जून जुलाई में आहिस्ता आहिस्ता करके पिघलना शुरू होती थी। इस बार खबरें ये है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख की सूरत हाल भी ये है कि बर्फ़ जो जमी हुई थी वो पिघलना शुरू हो गई है, और जिस हद से वो पिघल रही है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के लिए एक नई मुश्किल और मुसीबत का सामना करना होगा। बिल्कुल गौहर, एक इंतहाई हसास मामला है ये, क्योंकि जब हम माहौलियाती एतबार से देखेंगे तो जो टेम्परेचर का बढ़ना और इसकी जो मौलिकात हैं उनको समझना न सिर्फ वक्त की सरकारों के लिए बहुत जरूरी है बल्कि फर्दन हर किसी को इसकी अहमियत समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोलाही जो ग्लेशियर है जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो इस हिंदू कुश पहाड़ी के अंदर है, जो मेन दरियाई जहलीम का माखज जिसे हम कहेंगे, दरियाई जहलीम के वाटर का सोर्स जो है वो ये कोलाही ग्लेशियर है। और इसका पिघलना, जैसा कि आपने खुद भी कहा कि 1962 से लेकर आज तक जो इसकी टोटल जो इसकी जगह थी वो 23% यानी 23% कम हो जाना इसके साफ संकेत है, इसके साफ इशारे हैं कि इस ग्लेशियर की हालत कहां पर पहुंच गई है। हम खुद भी इस बात को विटनेस कर रहे हैं, हम इस चीज के गवाह हैं कि दिन ब दिन जो पानी है वो कम होता जा रहा है। पिछले साल ही हमने शहरी श्रीनगर के अंदर देखा कि कैसे पानी की किल्लत पाई गई थी और दूर दराज इलाकों के अंदर भी पानी की किल्लत पाई गई। नतीजा यही है कि जब ग्लेशियर्स तेजी के साथ पिघलना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद वाटर क्राइसिस लाबदी हो जाता है। इसकी वजूहात क्या है? डिफॉरेस्टेशन सबसे पहली इसकी वजह बताई गई है, और उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ जाता है उससे भी जो माहौल खराब हो जाता है, गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है, एमिशंस बढ़ जाते हैं, और उसके साथ साथ जो गाड़ियों का चलना है, गाड़ियों का धुआं, तो ये इस ग्लेशियर के लिए, ये ओवरऑल माहौलियात के लिए नुकसानदेह होता है। सरकारी स्तर पर जितना काम इस पर होना चाहिए था ऐसा लग रहा है कि उतना नहीं हो रहा है। मारूफ साइंटिस्टों का या जो माहिरीन है उनका कहना है कि ये पिछले 15 सालों के अंदर जो पिछला साल 2022 जो गुजरा है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग ग्लेशियर की इसी साल में हुई है, और ये पिछले 15 सालों के अंदर रिकॉर्ड है। अनप्रेसिडेंटेड इसे कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर यही शिद्दत रही ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की तो आने वाले साल बहुत सख्त तरीन होंगे, न सिर्फ बिजली के हवाले से बल्कि पीने के पानी की किल्लत के हवाले से, इरिगेशन को लेकर भी। और यह भी कहा गया है कि इसके लिए 2-3 चीजें जो है बहुत अहमियत की हामिल है। एक ये कि विंटर्स के अंदर टेम्परेचर कम होना, बर्फ कम पड़ना और बर्फ तेजी के साथ पिघलना, ये 2-3 मौलिकात जो इसके लिए बहुत जरूरी बताई जा रही है। बहुत शुक्रिया जी हिलाल, हमारे सामने बड़े इंपॉर्टेंट है। एक अगर आप इस साल देखें हिलाल, एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहेंगे, सरकारी सतह पर जो जिम्मेदारियां तय की जानी चाहिए थी मौजूदा वक्त में, क्या सिस्टम के अंदर जब हर चीज मुतारिफ कराने की बात होती है इस चीज पर थोड़ा सा फोकस हटा है उस वक्त जब इस पर शायद तशवीश होनी चाहिए थी? क्योंकि 2020 और 21 के बाद देखें तो शायद उत्तराखंड और उसके बाद जोशीमठ, हाल फिलहाल के वाकयात डूडा और रामबन, हमारे सामने छोटे छोटे इंसिडेंट शायद कहीं उस तरफ हमें इशारा भी करते थे, लेकिन वाकई में इस एंगल से या इस एतबार से फोकस इस चीज पर नहीं हुआ जहां पर होना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। आप देखिए कि जो माहिरीन इसके लिए मौलिकात जिम्मेदार समझ रहे हैं, फैक्टर्स के लिए जिम्मेदार समझ रहे हैं, उस डायरेक्शन में क्या कुछ किया गया? क्या गाड़ियों की तादाद कम हो गई है? क्या जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? ये एफॉरेस्टेशन की बात जब करते हैं तो उसमें भी सरकार नंबरात तो बहुत कुछ देती है, लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो वो प्लांटेशन नहीं होती है। डिफॉरेस्टेशन का ग्रैफ भी बहुत बढ़ रहा है, जंगल स्मगलिंग भी बहुत तेजी से हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर जिससे जो इसके लिए कार फरमा, जो इसके लिए मौलिकात हुए हैं जिसकी वजह से ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं, उस जिमन में जो सरकारी स्तर पर काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इस पर कोई शक नहीं है।
नतीजा यही है कि आने वाले साल अगर इसी तरह के रहेंगे माहिरीन के मुताबिक, तो फिर ये बहुत चैलेंजिंग होंगे, न सिर्फ बिजली, पानी और इरिगेशन को लेकर, बल्कि सेहत के मामलों को लेकर भी ये काफी डिजास्टर्स होगा। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ छोटा सा ब्रेक होगा जी, हम ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि दाखिला वजीर साहब का एक दौरा हुआ था, उस दौरे को लेकर उस वक्त के आर्मी चीफ का एक बड़ा बयान आया है, हिस्ट्री के साथ मिलता हुआ ये बयान है, इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे कि क्या कुछ उस दौरे की कहानी है। फिर आपको यह भी बताएंगे कि सरकार ने एक बड़ा मंसूबा हाथ में लिया है और उस मंसूबे की पीछे की कहानी ये है कि हम बड़ी चीज़ें बाहर से लाते हैं वो ना लाएं और मकामी तौर पर रोज़गार के मौके पैदा हो। कहाँ पर ये रोज़गार के मौके पैदा होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का भी एक खबर आपको बताएंगे और फिर आगे आपको बताएंगे कि एक और सुप्रीम कोर्ट के जज गवर्नर बने हैं, किस पर सरकार मेहरबान है। छोटे से ब्रेक के बाद हर खबर की तह तक आकर आपको बताएंगे।